दोस्तों नमस्कार। अडानी फाइल्स अगर खुल गई तो सरकार यानी मोदी सरकार क्या भरभरा कर गिर जाएगी, या मोदी सत्ता अडानी कांड की जांच के बाद की रिपोर्ट के कटघरे में खड़ी नजर आएगी। इस देश के वह तमाम इंस्टीट्यूशंस जिनका काम है कि इस तरीके के स्कैम को रोकें और स्कैम हो जाए तो तुरंत पकड़ ले, क्या वह भी कटघरे में खड़ी होगी और उसके तार मौजूदा मोदी सत्ता से जुड़ेंगे? तो फिर मोदी सत्ता क्यों चाहेगी कि दरअसल अडानी कांड की रिपोर्ट या अडानी कांड की जांच की रिपोर्ट 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आ जाए? वो नहीं चाहती है कि ऐसा हो, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 3 महीने से ज्यादा का वक्त आपको दिया नहीं जा सकता है। तो फिर सरकार कह क्या रही है और सुप्रीम कोर्ट चाहता क्या है, और हकीकी तौर पर ऐसे कौन से तारतम्य या कौन से तार जुड़े हैं जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी करोड़ों अरबों का खेल इस दौर में करते चले गए और वो पकड़ में नहीं आए? क्या वो सिर्फ शेल कंपनियों का खेल था? क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बैंकों से लिया गया लोन था जो बड़ी तादाद में बॉन्ड की शक्ल में है? क्या इस दौर में दुनिया के अलग अलग देशों से जो संबंध और संपर्क बन रहे थे अडानी कंपनी के, वह इस देश की सत्ता के जरिए बनाए जा रहे थे? और प्रधानमंत्री मोदी के सफर के साथ अगर अडानी लगातार सफर कर रहे थे और संबंध बनते चले जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में, इजराइल में, फ्रांस में, तो क्या यह पूरा कच्चा चिट्ठा अगर सामने आ गया तो सरकार के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि सरकार यकीनी तौर पर भरभरा कर गिर जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को 2 कमेटियों का निर्माण किया था। एक कमेटी एक्सपर्ट कमेटी थी जिसको बताना था कि दरअसल जो शेयर बाजार में निवेशक होते हैं उनको इस दौर में जितना बड़ा नुकसान हो जाता है ऐसे स्कैम के जरिए उसको रोका कैसे जाए। और दूसरी तरफ सेबी की अपनी जांच की रिपोर्ट आनी थी जिसमें उसे तमाम ट्रांजैक्शंस का और जिस तरीके से वैल्यूएशन हो रही थी शेयर बाजार में उसका भी पता लगाना था। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ध्यान दीजिए तो दर्जनों ऐसे बैंक हैं जो विकसित देशों से जुड़े हुए बैंक हैं जो अडानी की कंपनी में पैसा लगा रहे थे, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने पैसा लगाना रोक दिया। इन बैंकों की एक अगली कतार है, लेकिन इन सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा कि दरअसल हमें 6 महीने का वक्त चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संभव नहीं है कि आपको 6 महीने का वक्त दिया जाए। आप ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में अपने काम को खत्म कीजिए। उसके बाद सरकार की तरफ से वहां पर मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दोबारा कहा दरअसल यह पूरी जांच प्रक्रिया जो है बहुत लंबी है और इसमें कम से कम 15 महीने लगेंगे। और 15 महीनों का मतलब समझ गए आप। 2 मार्च को अगर कमेटी बनाई गई और या फिर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा तो महीने दर महीने अगर जोड़ते चले जाइएगा तो फिर 2 मई 2024 आ जाएगा, यानी जिस वक्त इस देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही होगी। यानी सरकार चाहती है कि 15 महीने का वक्त सेबी को मिल जाए क्योंकि उसका यह काम है। दुनिया में सबसे बड़े स्कैमों की कतार में अगर अडानी कांड का नाम दुनिया भर की रिपोर्ट में इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि एक झटके में 12 लाख करोड़ रुपए के वैल्यूएशन गायब हो गए। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो दुनिया भर के अलग अलग बैंकों से जुड़ी हुई थी, एक सवाल दुनिया भर के सामने आ गया, क्या वाकई इतनी बड़ी तादाद में कोई वैल्यूएशन खत्म एक झटके में एक रिपोर्ट के जरिए हो सकती है? तो आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेपी पारदीवाला, इनके सामने जब सुनवाई शुरू हुई तो बहुत साफ तौर पर शुरू में यही कहा गया कि एक रिपोर्ट आपके पास आ गई है जो बंद लिफाफे में सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरअसल इस बंद लिफाफे की रिपोर्ट को हमने पढ़ा नहीं है, हम पढ़ेंगे और इसकी सुनवाई अब सोमवार को करेंगे। उसमें क्या सुझाव दिए गए हैं, क्योंकि उसमें जिन लोगों की नियुक्ति की गई थी जो 6 लोग अलग अलग एक्सपर्ट के तौर पर थे, उसमें पूर्व जस्टिस एएम सप्रे की अगुवाई में यह 6 सदस्यीय कमेटी बनी थी जिसमें पूर्व बैंकर केवी कामत थे, ओपी भट्ट थे, नंदन नीलकेणी जो कि इंफोसिस के को फाउंडर हैं, सिक्योरिटी के जो
लॉयर माने जाते हैं सोमशेखरन सुंदरसन, वह भी थे, और रिटायर्ड जज जेपी देवधर भी थे। सवाल इसके आगे का था कि अब यह लिफाफा तो सोमवार को खुलेगा, उसमें कौन से सुझाव दिए गए हैं, नहीं दिए गए हैं, यह सामने आएगा। लेकिन जो डिस्कशन में निकल कर आया उसमें बहुत साफ तौर पर सॉलिसिटर जनरल ने जब कहा कि डोमेस्टिक यानी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के ट्रांजैक्शन को भी देखना होगा और यह भी समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो भी कहा जा रहा है या जो आरोप लग रहे हैं या जो रिपोर्ट्स आई है उसकी जांच करने में हमें वक्त तो लगेगा। सवाल वक्त का नहीं है, सवाल है कि 15 महीने बार बार जिक्र किया जा रहा है कि 15 महीने का वक्त लगेगा, यानी मई 2024 तक का वक्त लगेगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा और जो दूसरी तरफ जो पीआईएल है उनकी तरफ से जो प्रशांत भूषण ने जिन बातों का जिक्र किया, ये तीनों बातें पहले जरा सुन लीजिए, उसके बाद उस कच्चे चिट्ठे को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों सरकार नहीं चाहती है कि 2024 के चुनाव से पहले ये फाइल्स खुल के देश के सामने आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया कि दरअसल मामला बहुत जटिल है और इसको देखते हुए 6 महीने का वक्त हमें और चाहिए होगा। हालांकि आवेदन जो आपको दिया गया था उसमें जिक्र किया गया था कि 15 महीने चाहिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बैंक से हमें बातचीत करनी पड़ेगी और उस बातचीत के बाद वहां से जो चीजें निकलेगी उसकी निगरानी शुरू होगी, उसके बाद उसका परीक्षण शुरू होगा और एक लिहाज से कहें तो सर्वोत्तम संभव प्रयास करेंगे 6 महीने में इसको हम पूरा कर लें। तो 6 महीने का जिक्र जब किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने वही कह दिया 6 महीने का वक्त आपको नहीं दिया जा सकता है, हम आपको किसी भी हालत में 3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं देंगे। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया अच्छा हम बातचीत करके बतलाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जब जिक्र किया जा रहा था कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टेटमेंट्स हमको चाहिए होंगे बैंक्स के, उसके मद्देनजर यह बड़ा महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र प्रशांत भूषण ने भी किया और इन जनरल भी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी इन बातों का जिक्र 2017 में भी कर चुका है, क्योंकि 2017 में कुछ कथित बेनामी लेन देन की जांच सेबी ने शुरू की थी और सेबी ने अपनी रिपोर्ट के जरिए बताया था कि इंटरनेशनली कैसे चीजें चलती हैं उस वक्त, और वो रिपोर्ट आज तक सामने अभी आई नहीं है। तो कहा गया कि दरअसल जब आप 2017 से कथित बेनामी लेन देन की जांच कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो जांच का दायरा तो इस हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने या नहीं आने के दौर में भी चल रहा होगा। यहां पर सरकार की तरफ से चुप्पी थाम ली गई। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि दरअसल सेबी जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन का मेंबर है, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन जो है उसका सदस्य सेबी भी है। और जब सेबी उसका सदस्य होता है या कोई भी सदस्य होता है तो तमाम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत मिल जाती है, क्योंकि दुनिया भर के तमाम शेयर बाजार जुड़े हुए आपस में होते हैं और इन सब के बीच जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जो ऑफशोर मनी है उसकी जो आदान प्रदान हो रही है, जो वैल्यूशन हो रहा है, बैंकों द्वारा लोन उसी आधार पर लिया जा रहा है, इसीलिए दुनिया भर के एक लंबी कतार बैंकों की भी है। तब यह जानकारी में लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस बात का जिक्र पीआईएल जारी किए गए सदस्यों की तरफ से भी किया गया। अब यहां पर सवाल है कि अगर विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के बारे में जानकारी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है और जब निर्देश आदेश दिया जा चुका है तो एवरेज जो होता है वह 2 से 3 हफ्ते का वक्त लेता है जिस ट्रांजैक्शन की जानकारी चाहिए होती है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कह रही है 15 महीने, नहीं तो फिलहाल 6 महीने, और यह हर कोई जानता है कि 6 महीने के बाद दोबारा उस वक्त को बढ़ाने के लिए और वक्त मांगा जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो आज चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 6 महीने का वक्त अनुचित है। हम मामले को 14 अगस्त के आसपास रखेंगे। इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले का जिक्र उन्होंने करते हुए कहा कि लगभग 14 अगस्त के आसपास रखेंगे। आप 3 महीने में अपनी जांच पूरी करें और हमारे पास वापस आए। इसमें तत्परता होनी चाहिए, यानी दिखाई देना चाहिए कि आप बहुत तेजी से जांच कर रहे हैं।
हम यह नहीं कह सकते कि आपको कम से कम 6 महीने चाहिए। सेबी अनिश्चित काल तक लंबी अवधि नहीं ले सकता है, तो 14 अगस्त के आसपास सुनवाई होगी। तत्परता दिखाइए, जांच तेजी से कीजिए और पूरी रिपोर्ट लेकर आइए। और यही सवाल है, क्या अडानी कांड की फाइल्स अगस्त के महीने में सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी होगी? और उससे पहले जो इस वक्त जो विशेषज्ञों की टीम ने रिपोर्ट दी है, दोनों मैच करके क्या इस देश के सामने जानकारी रखी जाएगी? अब यह सवाल उसके आगे का है। यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 जनवरी को, यानी जिस वक्त हिंडनबर्ग रिपोर्ट नहीं आई थी, उस वक्त अगर शेयर बाजार को देखें और आज की तारीख में शेयर बाजार को देखें तो औसतन अडानी की सारी कंपनियां लगभग 49% के नुकसान में है। और इस दौर में 140 बिलियन डॉलर का जो वैल्यू था वो इरोज कर गया, खत्म हो गया है। 140 बिलियन डॉलर का मतलब है 11,50,380 करोड़ रुपए। और दुनिया की किसी कंपनी में इस तरीके से इतना बड़ा इरोजन नहीं हुआ है जो इस दौर में हुआ है। मसला यहां भी साफ नहीं होता है, लेकिन कंपनियां अगर समझें तो टोटल गैस शेयर में लगभग 78% शेयर नीचे हैं, जो 24 जनवरी की तुलना में जब आप आज खड़े हैं। अडानी ट्रांसमिशन में 66% नीचे है, अडानी ग्रीन एनर्जी 52% नीचे है, अडानी इंटरप्राइजेस 42% नीचे है। एनडीटीवी यानी इस दौर में मीडिया हाउस को भी खरीदा, उसके भी 35% शेयर नीचे हैं। अडानी विल्मर 31% नीचे है। एसीसी सीमेंट 22% नीचे है। 24 जनवरी 2023 की तुलना में आज की तारीख में, यानी 12 मई 2023 की दिन के दिन इस हिसाब से देखिए तो 49% औसत निकल कर आएगा। अब यहां पर सवाल है कि इंटरनेशनली जहां पर ट्रांजैक्शन को लेकर सेबी जो करना चाहती है, उसमें हमारी रिपोर्ट बतलाती है, जो हमारे सोर्स हैं उन्होंने कहा कि दरअसल एक दो देश नहीं है, कई देश हैं। इसमें एक तो जहां जहां माइंस हैं वो देशों का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चीन, इजराइल, इन तमाम देशों से जो भी जिस भी प्रकार के समझौते, और श्रीलंका को भी इसमें जोड़िए, जिस रूप में हुए हैं उसके मद्देनजर सेबी कह रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब इन बातों का जिक्र हम कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन के पास इंटरनेशनली जानकारी हफ्ते भर के भीतर आ जाती है और वो अपनी रिपोर्ट को मैक्सिमम 10 से 12 दिनों में दे देती है। कुछ और वक्त लगता है तो 3 वीक का, यानी 21 डेज का लगता है, और इधर 2 महीने बीत चुके हैं। 2 महीने के बाद 15 महीनों का जिक्र किया जा रहा है। अब यहां पर सवाल है कि दुनिया भर के बैंकों के भीतर जो इस दौर में जो पैसा लगाते थे बंद कर दिए, उसमें से आप मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप का नाम ले सकते हैं, सुमितावो मित्सुबिशी ग्रुप जो है एसएमबीसी या एमआईजेडयूएचओ, या फिर स्टैंडर्ड चार्टेड है, बार्कलेज बैंक है, ड्यूस्टेस बैंक है, कंसोर्टियम लैंडर बैंक है। ये एक लंबी फहरिस्त है। और जो आरोप लगे थे वो इंटरनेशनली मॉनिटरिंग की स्थिति में बैंकों के जरिए इसलिए आ गए क्योंकि उसमें ऑफशोर टैक्स हेवंस का था, आप पैसा कैसे छुपा रहे हैं, और शेल कंपनियों का जिक्र हो रहा है। यहां पर एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है, जिन बातों का जिक्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह जानकारी दी गई कि दरअसल किस रूप में कहां पर शेल कंपनी काम कर रही है। तो जो मॉरिशस की कंपनी है, मॉरिशस के भीतर कहा गया कि वहां शेल कंपनियां काम करती है, तो वहां की पार्लियामेंट में यह सवाल उठा और मॉरिशस के फाइनेंस मिनिस्टर सामने निकल कर आए और उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे यहां अडानीज ग्रुप से जुड़ी कोई शेल कंपनी नहीं है। इसका पहला मैसेज यह है कि ठीक है, पाक साफ है। दूसरा मैसेज यह है कि यह इंटरनेशनली इशू इस रूप में बना हुआ है, और इंटरनेशनली अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है और गवर्नमेंट के जरिए अगर सौदे किए जा रहे थे, जिसका आरोप जेपीसी की मांग करते हुए विपक्ष ये कहकर लगाते रहा, और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट के भीतर जिन बातों का जिक्र किया, उसमें से बहुत सी बातें स्पंज यानी मिटा दी गई, उसको डॉक्यूमेंटेड नहीं रखा गया। लेकिन जो जिक्र किया गया और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे खुद राहुल गांधी हों, या कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेता जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, उसमें ये पहला पॉइंट था कि इंटरनेशनली जो पंख फैले हैं अडानी ग्रुप के, उसके पीछे या उसके साथ मौजूदा वक्त की मोदी सत्ता है।
अब यह सवाल है कि अगर इंटरनेशनली चीजें इस रूप में खुलकर सामने आएगी तो कटघरे में खड़ा कौन होगा? अडानीज खड़े होंगे या गवर्नमेंट खड़ी होगी? और गवर्नमेंट अगर खड़ी होगी तो गवर्नमेंट फिर बचेगी कैसे और खुद को बचाएगी कैसे? क्योंकि यहां पर एक ईडी की बड़ी भूमिका निकल कर आती है, क्योंकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ता है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को पकड़ता है। यह काम सीबीआई भी करती है। और इस दौर में अडानी कांड में पहली बार 11,50,000 करोड़ का जिक्र हो रहा है कि इतनी मनी वैल्यूएशन एक झटके में गायब हो गई। तो कोई जांच, कोई कहीं पर रेड, कुछ भी नहीं हुआ। जबकि इसकी एवज में आज ही के दिन जानकारी निकल कर आई कि छत्तीसगढ़ में रेड हो रही है। और बड़ा महत्वपूर्ण है, ईडी बड़ा शानदार काम करती है। ईडी ने बाकायदा छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग माइनिंग्स के घोटाले और अब जो शराब के घोटाले निकल कर आए हैं, जिस पे वो जांच कर रही है, उसने 9 तारीख को, बीती हुई 9 तारीख को एक प्रेस रिलीज भी जारी की। उस प्रेस रिलीज में उसने बतलाया कि 2 अलग अलग तरीके से उसने कितना माल जब्त किया है। उसमें संपत्ति है, गाड़ी है, ज्वेलरी है, कैश है और बहुत सारे नाम बकायदा प्रेस रिलीज में लिखे गए। मसलन आईएएस वहां के, वो सारे लोग गवर्नमेंट, जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है उसके इर्द गिर्द के लोग हैं जिनको इन्होंने अपने साथ रखा हुआ है। जो बघेल सरकार है उनके इर्द गिर्द के लोग थे जिसको ईडी ने पकड़ा। मसलन कुछ नामों का जिक्र जो प्रेस रिलीज में किया गया, ये आपको इसलिए जानना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि एक बड़े स्कैम को लेकर ईडी की खामोशी, सरकार की खामोशी, प्रधानमंत्री का नहीं बोलना और उसको सुप्रीम कोर्ट के भीतर 15 महीने का वक्त मांगते हुए फिलहाल 6 महीने की गारंटी लेना कि हमको 6 महीने का वक्त दे दीजिए, जिससे कम से कम अक्टूबर नवंबर तक तो पहुंच जाएं। उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है। यानी एक स्थिति आ जाए जिसमें 3-4 राज्य, जो बड़े राज्य हैं, उससे पहले कम से कम ये फाइल्स ना आए। अगर 6 महीने का वक्त भी निर्धारित होता है तो यानी ये इशू राजनीतिक तौर पर कैसे ध्वस्त होगा? प्रधानमंत्री की खामोशी से हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जांच चलने वाली प्रक्रिया अगर वक्त दर वक्त निकलता गया, इससे खामोश हो जाएगा। क्योंकि देश के गृह मंत्री से जब इंटरव्यू में यह सवाल पूछा गया, कई चैनल वालों ने पूछा, तो उन्होंने कहा सीबीआई, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, हम क्यों कहें कुछ भी, और अदालतें हैं, अदालत तो न्याय करती है, तो आपको न्याय गुहार वहां लगाइए, हम इसमें क्यों पड़े, और सब जुडिस मामला है तो हम कुछ बोलेंगे नहीं। अब सवाल है ये सब जुडिस कब तक रहेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए 3 महीने का जिक्र किया। लेकिन हम जो ईडी का जिक्र आपसे करना चाह रहे हैं उसमें देखिए, उन्होंने कहा कि हमने 51 करोड़ 40 लाख की संपत्ति पहले राउंड में रानू साहू जो आईएएस है, सूर्यकांत तिवारी, देवेंद्र यादव जो एमएलए हैं, चंद्रदेव प्रसाद राय जो एमएलए हैं, इसके अलावे जो आरपी सिंह है, विनोद तिवारी है, राम गोपाल अग्रवाल है, इनसे इतना जब्त किया गया। उससे और पहले हमने 170 करोड़ की और भी, इसके दायरे में सूर्यकांत तिवारी थे, समीर विश्नोई जो आईएएस थे वो थे, सौम्या चतुर्वेदी जो छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस ऑफिसर है वो थी, सुनील अग्रवाल इनका नाम भी था। यानी कुल मिला के 221 करोड़ रुपए, 50 लाख का सामान हमने जब्त किया हुआ है और 540 करोड़ के एक्सटॉर्शन का मामला भी है। आप रकम भी ध्यान देते चले जाइए, पहले 51 करोड़, 170 करोड़, 540 करोड़, और फिर इधर जानकारी निकाली गई कि दरअसल शराब से जुड़े हुए 2000 करोड़ का घोटाला घपला। ये सारी रकम आप जोड़ते चले जाइए और अगर आपके जहन में आता है तो तमाम राज्यों को लेकर ईडी जो सक्रिय है उस रकम को भी जोड़ दीजिए। सारी रकम जोड़ने के बाद भी आप 11,50,000 करोड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी 140 बिलियन डॉलर जो एक झटके में एक रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार से गायब हो गया, और एक बड़ी रकम जो एसबीआई दे रही थी, एलआईसी दे रही थी, पंजाब नेशनल बैंक दे रहा था, इन तमाम चीजों को लेकर जो विपक्ष के जो भी आरोप हैं वो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है। तो क्या जांच उस दिशा में जाएगी या नहीं जाएगी? जाना तो पड़ेगा, सवाल वही है। अब अगर उस दिशा में जाएगी तो वो पन्ने खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, असल सवाल इसी पर आकर फंस चुका है। क्योंकि दुनिया भर के बैंकों के भीतर और दुनिया भर के तमाम देशों से जो लेन देन है, इसमें यह भी समझिए कि अडानीज ग्रुप पर जो डेब्ट है वो 39% जो करंटली इस दौर में है वो तकरीबन बॉन्ड की शक्ल में है। यानी जो डेब्ट है वो ग्लोबल बैंक से लिया गया लगभग 29% है, और भारत के भीतर जो पब्लिक और प्राइवेट बैंक है तकरीबन 32% है। अब यहां से इस देश का पॉलिटिकल सवाल आखिर में शुरू होता है। अगर अडानी फाइल खुलती है तो सवाल अडानीज का नहीं है, क्योंकि एक कॉरपोरेट ध्वस्त हो जाए
और एक कॉरपोरेट ने गड़बड़ियां की हो तो इससे इस देश को क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो तब पड़ेगा जब उस कॉरपोरेट की फाइल और उसके नेक्सस से जुड़े हुए जो इंटरनेशनली चीजें चल रही हैं और ग्लोबली चीजें चल रही हैं और इंटरनेशनली रिपोर्ट सवाल उठा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट सेबी से कह रहा है अरे जनाब रिपोर्ट दीजिए, जांच दीजिए, फाइल कीजिए और बताइए क्या हुआ, हम कब तक वेट करें इसका। अगर वो फाइल के भीतर में ये जानकारी एक एक करके निकलेगी, पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश के साथ, पोर्ट का प्रोजेक्ट श्रीलंका के साथ, डिफेंस का प्रोजेक्ट इजराइल के साथ, ग्रीन एनर्जी को लेके फ्रांस के साथ, ये तमाम जो चीजें अलग अलग प्रोजेक्ट के जरिए जो जुड़ी हैं और उस दौर में जिन बातों का जिक्र किया गया कि अगर देश की सरकार ही अपनी कॉरपोरेट पॉलिसी के तहत अपने कुछ करीबियों को साथ लेकर उनके नेटवर्थ को बढ़ाती और इस देश की इकोनॉमी को बढ़ते हुए दिखाया जाता है तो तीन एक सवाल इस देश को परेशान कर सकते हैं। पहला, देश का नेटवर्थ बढ़ रहा है ओवरऑल स्थिति में, लेकिन लोगों का नेटवर्थ नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ कॉरपोरेट का बढ़ रहा है। देश की इकोनॉमी को आप दुनिया की इकोनॉमी की तुलना में उसी कॉरपोरेट के जरिए तुलना करते हुए दिखाने की स्थिति में तो आते हैं, लेकिन इस देश के भीतर की गरीबी मुफलिसी इस दौर में और पंख पसारते चली जाती है। और जो पूरी परिस्थिति है, जब सारी चीजें बढ़ रही हैं तो इस देश में रोजगार क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, इस देश की इकोनॉमी को लेकर सवाल क्यों है, इन्फ्लेशन इतना राइज किया हुआ है, देश की जीडीपी नीचे है और कंपनियों का नेटवर्थ ऊपर है। इस नेक्सस को जब खोला जाएगा तो इंटरनेशनली भी जो सरकारें होती हैं दूसरे देशों की, उन सरकारों के साथ भारत सरकार ने अगर जो कॉरपोरेट के लिए रास्ता या कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट और उसमें खास तौर से अडानी ग्रुप को लेकर जो जिक्र राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर किया, अगर वो नेक्सस निकल कर आता है तो सवाल अडानी का नहीं है, सवाल मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता का है। इसीलिए जिक्र आज सॉलिसिटर जनरल ने खुले तौर पर कहा, दरअसल होना तो चाहिए 15 महीने, लेकिन हम तत्काल में 6 महीने में कराने की कोशिश करेंगे। और 15 महीने का मतलब मई 2024 और मई 2024 का मतलब लोकसभा के चुनाव, उसके बाद चीजें होती रहे, आती रहे, जाती रहे, क्या फर्क पड़ता है। अब देखना यह है कि दरअसल 14 अगस्त के इर्द गिर्द सेबी की रिपोर्ट आती है या वो हाथ खड़ा कर देती है, क्योंकि हाथ कई मौकों पर सॉलिसिटर जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट के भीतर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर खड़े किए जा चुके हैं। इस बार नेशनल सिक्योरिटी, नेशनलिज्म या देश की इकोनॉमी या इन सब से आगे हटकर कोई नया राष्ट्रवाद से जुड़ा शब्द निकल कर आएगा, इंतजार हो सकता है उसका भी करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।